हेलो दोस्तों, एजुकेशन आइक्यू में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और जो हमने एमसीक्यू की एक सीरीज़ शुरू कर रखी है, उसके 40 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए थे। आज से हम क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा देते हैं और आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और रोज़ के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो निम्नलिखित में से किन प्रस्तावों को पारित कर किसी मंत्री की निंदा की जा सकती है? विशेषाधिकार प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से मैं आपको बता दूं, जो विशेषाधिकार और निंदा प्रस्ताव होते हैं, ये मंत्री के निंदा के लिए लाए जाते हैं। और विशेषाधिकार प्रस्ताव तब लाया जाता है जब यह प्रस्तुत किया जाता है कि मतलब कि अगर उनको सदस्यों को ये लगे कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया है या कुछ गलत सूचना दे दी, आप सदस्यों को लगा कि उनके विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तब मंत्रियों के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। और निंदा प्रस्ताव भी किसी एक मंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है या बहुत सारे मंत्रियों को मिला के या पूरा संपूर्ण जो मंत्रिमंडल है उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। और ये खासकर जो सरकार की जो नीतियां होती है ना, उसके विरुद्ध लाया जाता है और विशेषकर मंत्री के खिलाफ भी ला सकते हैं ना। तो इसका सही आंसर क्या है? ए और बी, यानी केवल एक और दो सही आंसर है। इसका आपका ए सही आंसर है। और जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, ये संसद के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो राज्य विधान परिषद है, जो उसके सदस्यों का जो निर्वाचन के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया और ये पूछ रहा है कि आपको बताने से कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो एक तिहाई सदस्य होते हैं इसके, वो स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि जो एक तिहाई सदस्य होते हैं, जो स्थानीय निकाय के सदस्य होते हैं, उनको चुन के भेजते हैं ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या ठीक हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि 1/6 सदस्य कम से कम 3 वर्षों से स्नातक रहे और राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि 1/6 सदस्य ना होके 1/12 सदस्य होते हैं, जो कम से कम 3 वर्षों में स्नातक रहे हैं या राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित होंगे, है ना। तो 1/6 की जगह क्या है, 1/12 सदस्य होते हैं, तो ये आंसर ठीक हो जाता है। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो 1/3 संबंधित राज्य से लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये कह रहा है जो 1/3 सदस्य होते हैं, ये राज्य से होंगे, लेकिन इनका जो निर्वाचन करेंगे लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो 1/3 सदस्य होंगे, इसको लोकसभा ना चुन के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा इसका निर्वाचन होता है। और ये लोग वो होते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो इस वजह से आपका थर्ड और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाता है, ए आपका सही आंसर हो जाता है। और जो विधान परिषद है, इसके हिसाब से मतलब जो विधान परिषद, इसमें जो 5/6 सदस्य होते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं और 1/6 सदस्य होते हैं, ये राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। और जो राज्य विधान परिषद होता है, जो इनका जो चुनाव निर्वाचन होता है, ये आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका निर्वाचन होता है। तो इसका भी थोड़ा याद रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि निर्वाचन संबंधी विवादों के न्याय निर्णय हेतु अधिकरण गठित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है। ये कह रहा है जो निर्वाचन से संबंधित जो न्याय निर्णय देते हैं और उसके लिए जो अलग से अधिकरण गठित किया जाता है, तो ये अधिकार किसके पास है? संसद, राष्ट्रपति और राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल को ऐसा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन संसद और राज्य विधानमंडल को दोनों को ये अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया 14 क। और इस और जब ये नया 14 क जोड़ा गया, तो जो ये नया भाग है, इसी को ही अधिकरण का नाम दिया गया था। और ऐसा इसको कौन गठित कर सकता है? संसद और राज्य विधानमंडल। तो इस हिसाब का सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3, यानी सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यदि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को फर्स्ट फास्ट द फर्स्ट, यानी सर्वाधिक वोट पाने
की जीत प्रणाली से समानुपातिक प्रतिनिधित्व में परिवर्तित कर दिया जाए तो इनमें से कौन से परिणाम सबसे अधिक होने की संभावना है। ये कह रहे जो हमारी जो अभी चुनाव प्रणाली चल रही है कि जो जिसको सबसे अधिक वोट मिल जाता है वो विजय हो जाता है। इसके स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधि जो पद्धति है अगर उसको लागू किया जाए तो इसमें सबसे अधिक संभावना किसकी हो सकती है। जैसे समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली वैसे होता है जैसे राज्य विधान परिषद के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, आपका राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति होगा, है ना। तो ये सब उनके कैसे होते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। हाँ, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है राजनीतिक दलों मतों के अनुपात में सीटें जीतेंगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। राज्य के विभिन्न वर्गों को सरकार से अधिक प्रतिनिधि मिलेगा, ये भी ठीक है। सरकार के गठन के लिए अधिक संख्या में बहुदलीय गठबंधन हो सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर, यानी सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में पूछा गया और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है इसका निर्णय सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसके सभी जो पक्षों के जो निर्णय होते हैं ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि परिषद की वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। किसकी, जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसकी बैठक वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि इसकी वर्ष में कम से कम 2 बैठकें नहीं बल्कि 3 बैठकें होना अनिवार्य है ना। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो राज्य अंतर्राज्यीय परिषद है कि स्थायी समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री न कर होके गृह मंत्री करता है ना। और जिसके जो अन्य सदस्य होते हैं ये 5 कैबिनेट मंत्री होते हैं और 9 मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। और जो अंतर्राज्यीय परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद, इसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 263 में किया गया है और इसका यह कर्तव्य है कि जो केंद्र है और जो संघ शासित प्रदेश है और जो राज्य है हमारे, उनकी जो आपसी मामले होते हैं उसकी जांच पड़ताल करना इसका काम होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये ऐसे मामलों पर जांच या चर्चा करें या विचार करें और उनके मध्य समन्वय को बढ़ावा देने की कोशिश करें। तो ये इसका उद्देश्य है और उसका जो मेन काम है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ शासित प्रदेशों के बीच आपस में तालमेल को बिठाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां किसी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए पर्याप्त है। ये कह रहा है कि जो भारत में जो राष्ट्रीय दल की जो मान्यता दी जाती है निर्वाचन आयोग द्वारा, तो इसमें जो कथन दिए इसमें से कौन से कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह लोकसभा के साधारण निर्वाचन में 4 सीटें प्राप्त करता है और किन 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों के 6% मत प्राप्त करता है। कह रहा है कि लोकसभा का जो साधारण निर्वाचन होता है उनको एक तो 4 सीटें मिलनी चाहिए और जो 4 सीटें जीतने के बाद जो 4 राज्यों में इनको क्या होना चाहिए, 6% मत प्राप्त किया जाना चाहिए ना। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि वह लोकसभा साधारण निर्वाचन में कम से कम 3 राज्यों में से 2% सीटें पर विजय होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, अगर लोकसभा के जो चुनाव होते हैं अगर उन्होंने 3 राज्यों में 2% सीटें अगर विजय पा ली तो उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है उसे कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तर दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो अगर क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है कि हम 2 राज्यों में होके 4 राज्यों में अगर उसको राज्य स्तरीय दल की मान्यता है तो उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दे सकते हैं। तो अगर थर्ड स्टेटमेंट को हम हटा दें तो डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। तो थोड़ा एलिमिनेशन मेथड से भी इसको करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के संबंध में पूछा गया और आपको ये बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है कि संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि को निर्धारित किया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है ना। क्योंकि ये इस वजह से गलत है कि इसमें संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, ये संसद के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो इनकी पदावधि निर्धारित करें। तो इस वजह से पहले स्टेटमेंट क्या गलत हो जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।
तो ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि ये पूछा कि तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। यानी इसने ये पूछा ना कि कौन सा सही नहीं है, तो हमारा पहला क्वेश्चन गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा सेकंड सेकंड बी सही है। तो इसमें ये पूछा है कि सही नहीं है, तो केवल ए आपका सही आंसर है। और जो राज्यसभा होती है, इसका जो गठन किया गया था, ये आपके 1952 में किया गया था। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता। और एक बार जो राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, अगर उनका कार्यकाल का समाप्त भी हो जाता है, तो वो पुनः निर्वाचन के लिए भी पात्र होते हैं, है ना। और जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संसद में एक प्रावधान किया गया कि इनकी जो पदावधि होगी वो 6 वर्ष की होगी, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो 11वीं अनुसूची है, इसमें 29 विषय आते हैं। तो इसमें पहला है कृषि, तो कृषि भी इस सूची में आता है। भूमि सुधार का कार्यान्वयन, ये भी इसमें आता है। और प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा, तो ये भी सूची 11वीं सूची में आता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी इस सूची में आता है। विवाह और विवाह विच्छेद, तो ये इस सूची में नहीं आता है, क्योंकि जो 7वीं अनुसूची है, जो 7वीं अनुसूची की जो सूची 3 है, समर्थ सूची, वो उसका विषय है ये, है ना। तो इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 2 3 4, यानी आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके घड़ियाल के संबंध में पूछा गया है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इसे IUCN प्रजातियों की लाल सूची में, यानी रेड डाटा बुक में, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि जो घड़ियाल है इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, भारत में अपने प्राकृतिक आवास में घड़ियाल केवल चंबल नदी में पाए जाते हैं। तो जहाँ भी कभी और केवल शब्द है, तो थोड़ा आपके कान खड़े होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये सिर्फ चंबल नदी में नहीं, बल्कि जो इसके अलावा जो यूपी की जो घेरो नदी है, इसमें भी ये घड़ियाल पाई जाती है। और मध्य प्रदेश की जो सोन नदी है, वहाँ भी घड़ियाल होती है। और उत्तराखंड की जो रामगंगा है, वहाँ पे आपको घड़ियाल देखने को मिलती है। और जो बिहार की गंडक नदी है, इसमें भी आपको घड़ियाल देखने को मिलती है। और उड़ीसा की जो महानदी है, इसमें भी आपको घड़ियाल देखने को मिलती है। तो आपका इस वजह से आपका स्टेटमेंट क्या, केवल एक सही आंसर हो जाएगा। और जो घड़ियाल है, इस प्रजाति को जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो सूचियाँ दी है, उसकी जो सूची 1 है, इसके तहत इसको सूचीबद्ध किया गया है। तो ये भी याद रखना, कई बार पूछते हैं कि सूची में, तो फर्स्ट सूची में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि इनके विधेयकों में से किन किन को संसद में पूर्व स्थापित पूर्व स्थापन करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। ये कह रहा है कि जो नीचे कथन दिए गए हैं, इनमें से किसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, सबसे पहले, है ना। तो पहला है धन विधेयक, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, धन विधेयक के लिए इसकी राष्ट्रपति की सिफारिश होना जरूरी है। फिर संविधान संशोधन अधिक विधेयक, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इस जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, ये किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा स्थापित किया जाता है, और इसलिए इसमें राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं होती है। और तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, राज्य की सीमाओं का परिवर्तन, तो इस वजह से अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है और राज्य सीमाओं का परिवर्तन ये ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3, यानी आपका सी सही आंसर है। और जो आपका जो धन विधेयक है, इसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 110 में मिलता है। और जो एक और विधि विधेयक है, उसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 117 में मिलता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।